दर्शकों, 4 राज्यों में के विधानसभा चुनाव के रिजल्ट के बाद 3 राज्यों में मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में बीजेपी की बम्पर जीत से एक तरफ तो विपक्षी खेमा परेशान है, हैरान है, मातम में डूबा हुआ है। वहीं दूसरी तरफ एक और गैंग है जिसके खेमे में मातम पसरा हुआ है, वो है मौलाना गैंग। दरअसल ये वो गैंग है जो पुराने कई वर्षों से पुराने समय से ही एक स्ट्रेटेजी बीजेपी के खिलाफ इस्तेमाल कर रही थी और उसी स्ट्रेटेजी को मात देकर बीजेपी ने इन 3 राज्यों में जीत हासिल कर ली है। इसीलिए यहाँ पर ये खेमा परेशान है। आखिर कौन सी है वो पुरानी स्ट्रेटेजी जिसको बीजेपी ने हरा दिया है और एक तमाचा मारा है इस पूरे गैंग के मुंह पर। साथ ही दोस्तों चर्चा करेंगे कुछ ऐसे पत्रकारों की जिसने कांग्रेस की आओ भगत में गांधी परिवार की जो है आंखों पर इनके पट्टी बंधी हुई है बीजेपी के विरोध में, ऐसे कांग्रेस की जीत के पुलिंदे बुन दिए थे इन सभी राज्यों में और ऐसी बातें कही थी कि जैसे कि चुनाव से पहले ही ये तय हो चुका है कि इन राज्यों में तो कांग्रेस ही जीतेगी। लेकिन जब इनकी एक्सपेक्टेशंस के परे रिजल्ट आया, यानी कि बीजेपी की 3 राज्यों में बम्पर जीत हुई, तो उसके बाद इनके चेहरे मायूस हो गए और अपनी इसी खिसियानपट को छुपाने के लिए ये लोग एक और नैरेटिव खड़ा करने लगे मोदी जी के खिलाफ, बीजेपी के खिलाफ, बीजेपी में फूट डालने का। आखिर कौन है वो रिपोर्टर और किस तरह से इन्होंने बीजेपी में फूट डालने की कोशिश की है, इन तमाम सवालों के जवाब दूंगी, इन तमाम मुद्दों पर चर्चा करूंगी। उससे पहले अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर दीजिए। दोस्तों, अधीर रंजन चौधरी ने हाल ही में जब बीजेपी को जीत मिल गई है उसके बाद संसद परिसर से मीडिया के सवालों के जवाब दिए, जिसमें कहा कि ये जो जीत 3 राज्यों में हुई है ये 3 राज्यों के नेताओं की नहीं बल्कि मोदी की जीत है। अब यहाँ पर ऐसा कहकर अधीर रंजन चौधरी ने एक तरह से देखा जाए तो सवाल खड़े कर दिए हैं राहुल गांधी पर कि जिस तरह मोदी को ये 3 राज्यों की जीत का जो जिम्मेदार मानते हैं, 3 राज्यों की जिम्मेदारी दे रहे हैं कि ये 3 राज्यों में जो जीत हुई है वो मोदी की हुई है, तो ऐसे तो ये भी कहा जा सकता है, सवाल उठाए जा सकते हैं राहुल गांधी पर भी कि भाई इन 3 राज्यों में हार के जिम्मेदार आप हैं। तो यहाँ पर इनडायरेक्टली अधीर रंजन चौधरी ने वो सारी चीजें साफ कर दी हैं जो वो कहना चाहते थे, क्योंकि यहाँ पर जिस तरह से राहुल गांधी के नाम की चर्चा उड़ रही थी, हवाएं उड़ रही थी कि भैया सरकार तो अब यहाँ पर कांग्रेस की ही बनेगी, वो सारी ही चीजें, सारे ही पुलिंदे छुमंतर हो गए हैं। साथ ही दोस्तों यहाँ पर जो सारे सवालों के जवाब अधीर रंजन चौधरी ने देते हुए यही दिखाई दिया कि इनडायरेक्टली ये राहुल गांधी पर ही तंज कस रहे हैं। खैर दोस्तों, अब यहाँ पर विपक्षी खेमा तो पूरा परेशान है ही कि 3 राज्यों में बीजेपी की जीत कैसे हो गई, साथ ही परेशान है मुस्लिम गैंग, क्योंकि मुस्लिम गैंग वो है जो एक स्ट्रेटेजी के तहत काम कर रहा था और इस एक स्ट्रेटेजी ही बीजेपी के खिलाफ इस्तेमाल कर रहा था और इसी स्ट्रेटेजी को मात दी है यहाँ पर बीजेपी ने। वो स्ट्रेटेजी क्या है? वो स्ट्रेटेजी है टैक्टिकल वोटिंग की। दरअसल देखिए, उत्तर प्रदेश हो या फिर पश्चिम बंगाल हो या फिर अन्य प्रदेश हो, यहाँ पर हमेशा ही बीजेपी के खिलाफ रही है ये मुस्लिम गैंग। मुस्लिम गैंग ये नहीं देखती कि इन्हें कांग्रेस को ही वोट देना है, इन्हें सिर्फ और सिर्फ इनका जो एम है वो है बीजेपी को हराना है। अब देखिए, जैसे कि पश्चिम बंगाल है, पश्चिम बंगाल में कांग्रेस को भी मुस्लिम समुदाय वोट कम देता है जबकि टीएमसी को देता है, क्योंकि वहां पर पता है कि पश्चिम बंगाल में जो बीजेपी को मात दे सकता है अभी के हिसाब से वो यहां पर टीएमसी है। वैसे ही उत्तर प्रदेश में भी एक ऐसा समय देखा है हमने जब मायावती भी चुनाव में खड़ी हुई हैं और समाजवादी पार्टी से अखिलेश यादव, तो उस समय भी जिस तरह से वोट यहां पर मुस्लिम समुदाय ने मिलकर समाजवादी पार्टी को दिए और बीजेपी को पूरी तरह से हरा दिया, क्योंकि बीजेपी के उम्मीदवार भी खड़े हुए थे। लेकिन इन सभी का एम होता है कि कैसे भी एकजुट हो जाए और सिर्फ एक पार्टी को जिताया जाए जो कि बीजेपी के खिलाफ खड़ी हो सके।
तो उसमें इन लोगों को समझ आए समाजवादी पार्टी, तो इन्होंने समाजवादी पार्टी को दिए। अब कर्नाटक में क्या हुआ, कर्नाटक में कांग्रेस को वोट दिया गया बीजेपी के खिलाफ, क्योंकि सभी को पता था कि यहाँ पर सब मिलकर अगर कांग्रेस को वोट देंगे तो बीजेपी को हराया जा सकता है। तो इस एक मुस्लिम गैंग ने यही स्ट्रेटेजी अपनाई और टैक्टिकल वोटिंग करके ही यहाँ पर पूरी तरह से बीजेपी के खिलाफ चले गए। कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार बन गई। तो ये एक हथियार था टैक्टिकल वोटिंग, जो मुस्लिम समुदाय, मुस्लिम गैंग हमेशा ही बीजेपी के खिलाफ इस्तेमाल करता हुआ आया है और इसी हथियार को तोड़ने का काम किया है आज बीजेपी ने। क्योंकि बीजेपी ने देखा जाए तो इसकी तैयारी पहले से ही कर ली थी। जहां भी ये चुनावी रैलियों के लिए गए, मोदी जी गए, अमित शाह जी गए, हेमंत विश्व शर्मा जी गए, ये सभी जहां भी गए तो यहाँ पर इन्होंने एक तरह से अपनी रैलियों में, अपने भाषणों में एक मैसेज दे दिया था कि जो भी सनातन धर्म के खिलाफ जाएगा उसको मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा, उसका इलाज करा जाएगा, उसको सबक जरूर सिखाया जाएगा। और राजस्थान में भी कुछ ऐसा ही हुआ था, क्योंकि हमने देखा है कि किस तरह से इस गैंग को संजोया जाता है। अब हमने देखा था कि एक मुस्लिम युवा जिसकी एक्सीडेंट में मौत हो गई थी, तो गहलोत सरकार ने उसको 20 लाख रुपए मुआवजे के तौर पर दिए थे। लेकिन वहीं दूसरी तरफ कन्हैया लाल, जिसको आतंकवादियों ने मार दिया, जिसका गला रेत कर मार दिया, गला काट कर मार दिया, उसको सिर्फ और सिर्फ उसके परिवार को 5 लाख रुपए दिए गए। तो ये भेदभाव नहीं तो और क्या है, ये ही तो भेदभाव है, तुष्टीकरण की राजनीति है कि भाई तुम मुसलमानों को खुश करना चाहते हो तो उसके लिए तुम उसके परिवार को ज्यादा दे रहे हो। खैर दोस्तों, यहाँ पर सारी ही चीजें मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि किस तरह गहलोत सरकार ने हमेशा ही इस तरह की राजनीति की है। एक कवि जिन्होंने भगवान शिव के ऊपर, माँ श्रृंगार गौरी के ऊपर एक कविता लिखी और अपने घर के सामने, घर के आसपास एक पोस्टर टांग दिया। जयपुर की बात है ये, जहां पर राजस्थान में जहां पर पोस्टर टांग दिया तो उस कवि के साथ मारपीट भी हुई, उसकी कोई सुनवाई नहीं की गई। इसी तरह का यहाँ पर काम किया गया। तो एक तरह से कहा जाए तो गहलोत सरकार ने तुष्टीकरण की राजनीति की। तो यहाँ पर ये कहीं ना कहीं कारण है कि हिंदुओं का मोह भंग इनसे हो गया, कि यहाँ पर ना तो ये हिंदुओं के लिए कुछ कर रहे हैं बल्कि मुस्लिम समुदाय को संजोने का काम कर रहे हैं। और कांग्रेस पार्टी ने तो हमेशा ही ये किया है। लगातार जो लोगों का विश्वास है वो अब बीजेपी सरकार पर इसलिए है क्योंकि बीजेपी हिंदुओं के लिए सोच रही है। अब ये मुस्लिम गैंग पूरी तरह से हैरान परेशान है कि भाई यहाँ पर हमारा जो अस्त्र था, हथियार था, वो कैसे फेल हो गया। यहाँ पर इन लोगों को ये तो समझ आ ही गया होगा कि अब हिंदू अलग अलग नहीं है, हिंदू एक हो रहा है। और इनकी जो जातीय जनगणना कराने की जो विपक्ष की स्ट्रेटेजी थी कि जातीय आधार पर हिंदुओं को बांट दिया जाए, और इसके अलावा अन्य कई स्ट्रेटेजी ये लोग लेकर आए थे, वो फेल हो रही हैं, जिसकी वजह से अब यहाँ पर कांग्रेस पार्टी भर भी सवाल उठ जाते हैं। कांग्रेस पार्टी भी और पूरा INDIA गठबंधन ये सवाल उठा रहा है, क्या अब आगे साल 2024 के चुनाव के लिए ये जो एजेंडे इन्होंने चलाने शुरू किए थे, जैसे कि अडानी का मुद्दा उठाना हो, इसके अलावा ये जो और भी कई मुद्दे, जातीय जनगणना करानी है, क्या ये उठाने चाहिए या नहीं उठाने चाहिए। देखिए दोस्तों, कांग्रेस के जो बाकी लोग हैं वो तो यही कहेंगे कि इन्हें ये उठाने चाहिए क्योंकि ये राहुल गांधी ने उठाए थे मुद्दे। लेकिन बाकी INDIA गठबंधन इन मुद्दों को उठाने के लिए मान जाएगा, ये कुछ समझ नहीं आ रहा है, ऐसा लगता नहीं है। क्योंकि जिस तरह से बुरी तरह हार कांग्रेस पार्टी को इन 4 राज्यों के विधानसभा चुनाव में मिली है, तो इससे राहुल गांधी से कांग्रेस का तो नहीं कह सकते, लेकिन जो विपक्ष के बाकी हैं, जो इस गठबंधन में शामिल लोग हैं, गठबंधन में शामिल पार्टियां हैं, उनका विश्वास जरूर इनसे उठ ही गया होगा। खैर दोस्तों, अब मीडिया का एक वर्ग है जिसने अब इस पूरी जीत में जो कहते हैं ना कि रंग में भंग डालना, उस तरह की कोशिश की है। बीजेपी की इस जीत को बीजेपी में ही फूट डालने की कोशिश की है। उसमें उन पत्रकार में शामिल है रवीश कुमार ने बीजेपी की जीत के बाद एक बात कही, एक रिपोर्ट बनाई जिसमें साफ तौर पर यह लिखा कि भाई ये जो बीजेपी की जीत है ना, शिवराज ने मोदी को हरा दिया, इस तरह का यहाँ पर कुछ कहा गया। अब यहाँ पर जो दोस्तों देखिए, यहाँ पर शिवराज
और मोदी, शिवराज सिंह जी और मोदी के जो तुलना की जा रही है, ये एक तरह से देखा जाए तो बीजेपी में फूट डालने की कोशिश ही तो की जा रही है। क्योंकि जिस तरह से ये लोग, इन लोगों की एक स्ट्रेटेजी है, ये लोग इसी तरह से बीजेपी में फूट डालने की कोशिश करते हैं। जैसे कि मोदी जी और योगी जी की तुलना करते हैं, हेमंत विश्व शर्मा और मोदी जी की तुलना करते हैं, शिवराज सिंह जी और मोदी जी की तुलना की जा रही है। क्योंकि इससे पहले जब प्रधानमंत्री पद के कैंडिडेट की बात आई थी साल 2024 में, तब भी यहाँ पर बीजेपी में कुछ ऐसा ही किया गया था और शिवराज सिंह और इसके अलावा नरेंद्र मोदी का नाम दिया गया था कि इन दोनों में से कोई एक हो सकता है। तो यहाँ पर दोनों में इस तरह की फूट डालने की कोशिश की थी, लेकिन यहाँ पर थोड़ा ये हो गया था कि यहाँ पर जो शिवराज सिंह जी हैं उन्होंने ये मान लिया था कि भाई, माना नहीं मतलब दोनों ही जो दावेदारी थी दोनों की ही सबसे बढ़िया थी, लेकिन नरेंद्र मोदी जी का नाम यहाँ पर चुना गया। तो दोस्तों, यहाँ पर ये लोग अपने अपने स्तर पर पूरी कोशिश कर रहे हैं कि बीजेपी की इस जीत में भी रंग में भंग डाला जाए, और इसी तरह की कोशिश विपक्ष से लेकर पत्रकार, जो दलाल किस्म के पत्रकार हैं, वो तक कर रहे हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। फिर मुलाकात होगी ऐसी वीडियो के साथ, तब तक के लिए देखते रहिए थिंक टैंक।